फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने रिट्स और जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन तक अपने डिस्कशन को पूरा कर लिया था और इस क्लास से हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अब फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को मैं शॉर्ट में डीपीएसपी बोलूँगा। तो जब भी मैं लेक्चर में डीपीएसपी बोलूँ तो आप समझ जाएं कि मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की बात कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अब एक सबसे बेसिक क्वेश्चन सामने आता है कि हमने डीपीएसपी को अडॉप्ट कहाँ से किया। ओके, सो फ्रेंड्स, वी गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड टू इंक्लूड दिस प्रिंसिपल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर इन सिद्धांतों को या डीपीएसपी को भारत के संविधान में शामिल किया। ओके, सो डीपीएसपी को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया। उसके बाद फ्रेंड्स, दीज प्रिंसिपल्स आर गिवन अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। सो ये सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीपीएसपी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का अर्थ क्या है? डीपीएसपी का क्या मतलब होता है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का मतलब क्या होता है? सो दीज प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ डायरेक्शंस टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आर टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड पॉलिसीज। यानी कि ये सिद्धांत विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए दिशा निर्देश हैं जिन्हें कानूनों और नीतियों को बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सबसे पहले ये मतलब है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं या फिर राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, ये एक प्रकार के दिशा निर्देश हैं। अब फ्रेंड्स, विधायिका कौन होती है? तो केंद्र में विधायिका कौन है? संसद केंद्र की विधायिका है। और राज्यों में विधायिका कौन है? जो राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि विधानसभा है, वो राज्य की विधायिका है। और केंद्र की विधायिका कौन है? पार्लियामेंट केंद्र की विधायिका है। सो फ्रेंड्स, जब भी विधायिका किसी कानून को या किसी नीति को बनाए, उस समय विधायिका को इन दिशा निर्देशों को, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि विधायिका जब भी कोई विधि या नीति बनाएगी तो विधायिका इन सिद्धांतों में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उस कानून या उस नीति को बनाएगी। ओके, विधायिका जब भी कोई नया कानून या नीति बनाएगी तो वो इन सिद्धांतों में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही उस नीति या उस कानून को बनाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार फ्रेंड्स, जब कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव किसी नीति या किसी कानून को लागू करेगी तो किसी नीति या किसी कानून को लागू करते समय कार्यपालिका को इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना होगा। यानी कि कार्यपालिका जब भी किसी विधि या किसी नीति को लागू करे, एग्जीक्यूटिव जब भी किसी लॉ या किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे, तो उस समय कार्यपालिका को इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना होगा। यानी कि कार्यपालिका को किसी भी विधि या किसी भी नीति को इन सिद्धांतों में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार लागू करना होगा। ओके, ये मतलब हुआ राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी विधायिका या कार्यपालिका किसी भी कानून या नीति को बनाएगी तो उस वक्त उनको इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना होगा। यानी कि किसी भी विधि या नीति को बनाते हुए, किसी भी पॉलिसी या लॉ को बनाते हुए इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना होगा। किसी भी नई विधि या किसी भी नई नीति को बनाते समय इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ये मतलब होता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। उसके बाद फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एम ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, यानी कि इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है।
सो इनका सबसे पहला उद्देश्य क्या है हमें देखते हैं। सो मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स एम टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज प्लेस्ड फॉर इन प्रियम्बल, यानी कि इन सिद्धांतों में से अधिकांश का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सो इन सिद्धांतों का सबसे पहला उद्देश्य क्या है, यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का सबसे पहला उद्देश्य क्या है। इनका पहला उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। और एक कहाँ दिया हुआ है कि भारत को सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना होगा, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना होगा, ऐसा संविधान के प्रियम्बल में दिया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका में दिया है। ओके, सो अब फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है। सो यहाँ मैं आपको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का एक रफ आइडिया दूंगा ताकि आप इस बात को समझ सकें। सो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो सबसे पहले हम सामाजिक लोकतंत्र या सोशल डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, सोशल डेमोक्रेसी या सामाजिक लोकतंत्र को समझने के लिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण ले सकते हैं। सो मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मुक्त बाजार होता है, यानी कि फ्री मार्केट होता है, लेकिन फ्री मार्केट होने के साथ साथ, मुक्त बाजार होने के साथ साथ जो देश की सरकार है वो देश के गरीब लोगों का ख्याल रखती है, वो समाज के गरीब लोगों की देखभाल करती है। सो ये अर्थ होता है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था का। ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में इसका अर्थ है, ये कोई टेक्निकल भाषा में इसका अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो सामाजिक लोकतंत्र या सोशल डेमोक्रेसी में क्या होगा कि मुक्त बाजार भी होगा, यानी कि फ्री मार्केट भी होगा, लेकिन जो देश के गरीब लोग हैं, जो समाज का गरीब वर्ग है, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी देखभाल सरकार करेगी। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी जिम्मेदारी सरकार की होगी कि सरकार उनकी देखभाल करे। अब फ्रेंड्स, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या आर्थिक लोकतंत्र को समझाने के लिए मैं पुनः आपको एक उदाहरण देता हूँ। सो मान के चलिए कि एक फैक्ट्री है, एक कारखाना है। अब ये जो कारखाना है इसमें कुछ मजदूर काम करते हैं। अब चूंकि ये जो मजदूर हैं, ये जो वर्कर्स हैं, वो प्रोडक्शन में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, यानी कि वस्तुओं के उत्पादन में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। बिना मजदूरों के वस्तुओं का उत्पादन असंभव है। सो अब चूंकि मजदूरों की भागीदारी वस्तुओं के उत्पादन में है, इसलिए इन मजदूरों को उन वस्तुओं को बेचकर जो मुनाफा कमाया जाएगा, उस मुनाफे में से इन मजदूरों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। उसके अलावा जो कंपनी का प्रबंधन है, जो फैक्ट्री का प्रबंधन होगा, यानी कि मैनेजमेंट होगा, उस मैनेजमेंट में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, यानी कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, उन डिसीजंस में, उन निर्णयों में इन मजदूरों की राय भी ली जानी चाहिए। यानी कि इस प्रोडक्ट को, उन वस्तुओं को बेचकर जो भी मुनाफा होगा, उस मुनाफे का एक हिस्सा इन मजदूरों को भी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी सहभागिता भी प्रोडक्शन में थी, इनकी सहभागिता भी वस्तुओं के उत्पादन में थी। और उसके अलावा जो फैक्ट्री का प्रबंधन है, यानी कि फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट है, और फैक्ट्री के मैनेजमेंट जो भी निर्णय लेगा, जो भी डिसीजंस लेगा, वो इन मजदूरों की राय को जानकर लेगा। यानी कि मजदूरों को फैक्ट्री के प्रबंधन में निर्णय करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। ओके, अब फ्रेंड्स, इसके बाद इनका दूसरा उद्देश्य क्या है। सो दीज प्रिंसिपल्स कैरी द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि इन सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य विकसित करने की अवधारणा है। तो कल्याणकारी राज्य क्या होता है? सो फ्रेंड्स, एक तरफ होता है वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य, और इसके जस्ट विपरीत दूसरी तरफ होता है एक पुलिस स्टेट, यानी कि पुलिस राज्य। सो एक पुलिस स्टेट या पुलिस राज्य की जो भूमिका होती है वो बहुत ही संकुचित होती है। जैसे कि एक पुलिस स्टेट का काम क्या होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और देश की जो बाउंड्री है उसको सिक्योर करे, यानी कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे और जो देश की सीमाएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान करे, देश की सीमाओं को सुरक्षित करे और देश के भीतर कानून व्यवस्था को बनाए रखे। इसके अलावा पुलिस स्टेट का कोई और काम नहीं होता है, यानी कि उसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा सीमित है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके जस्ट विपरीत जो कल्याणकारी राज्य है या वेलफेयर स्टेट है, इसका काम बहुत अधिक विस्तृत होता है, बहुत ज़्यादा वाइड होता है। जैसे कि हम जानते हैं भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है,
एक वेलफेयर स्टेट है, तो जो भारत की सरकार है वो हमें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती है, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देती है। उसके अलावा सरकार हमें मुफ्त में शिक्षा प्रदान कराती है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा जो गरीब लोग हैं जो राशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको सरकार बहुत कम दाम में राशन प्रदान करवाती है। और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सरकार देश के नागरिकों के कल्याण के लिए करती है। सो कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है जहां पे सरकार का जो मेन उद्देश्य है वो लोगों का कल्याण करना हो। ओके, सो कल्याणकारी राज्य यानी कि एक ऐसा देश जहां पे सरकार का मुख्य जो एम है, जो उद्देश्य है, वो लोगों का कल्याण करना हो। जो ये प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं या फिर राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, इनका जो दूसरा उद्देश्य है वो ये है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके, यानी कि एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि आर दीज प्रिंसिपल्स जस्टिसेबल, यानी कि क्या इन सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। इसका आंसर है कि दीज प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड दस दे आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। यानी कि इन सिद्धांतों को राज्य के खिलाफ न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार से वे राज्य पर सकारात्मक दायित्व हैं। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को मौलिक अधिकारों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको हर मौलिक अधिकार याद हो गया होगा। जो आर्टिकल 16 है, यानी कि अनुच्छेद 16 है, वो क्या बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि देश में जब भी कोई सरकारी नौकरी आएगी तो देश के प्रत्येक नागरिक को उस नौकरी को पाने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अब चूंकि अनुच्छेद 16 एक मौलिक अधिकार है, अब फ्रेंड्स मान के चलिए देश में कोई सरकारी नौकरी आई और उस सरकारी नौकरी में सरकार ने क्या किया कि अनुच्छेद 16 में जो आपको मौलिक अधिकार दिया गया है उसको लागू नहीं किया, यानी कि सरकार ने सभी नागरिकों को समान रूप से उस नौकरी को पाने के लिए अवसर प्रदान नहीं किया। सरकार ने एक वर्ग के साथ पक्षपात किया और दूसरे वर्ग के खिलाफ भेदभाव किया। तो डेफिनेटली जिस वर्ग के साथ सरकार पक्षपात करेगी वो आसानी से उस नौकरी को पालेगा। यानी कि सरकार ने जिस वर्ग के खिलाफ भेदभाव किया, उस वर्ग का, उस धर्म का, उस जाति का, या वो जो भी वर्ग हो, उस वर्ग के लोगों का अनुच्छेद 16 के तहत मौलिक अधिकार का हनन किया। तो अब चूंकि सरकार ने अनुच्छेद 16 के तहत मौलिक अधिकार का हनन किया, तो अब ये जो लोग हैं जिनका मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, वो सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में केस कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, और सर्वोच्च न्यायालय ये पाता है कि सरकार ने अनुच्छेद 16 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार का हनन किया है, तो अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? रिट जारी करेगा और रिट जारी करके सरकार को ये आदेश देगा कि अनुच्छेद 16 के तहत जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है उसको पुनः लागू करवाया जाए। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि यदि सरकार आपके किसी मौलिक अधिकार को लागू नहीं करती है, किसी मौलिक अधिकार का हनन करती है, तो ऐसी अवस्था में आप सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में केस दर्ज करा सकते हैं और आप सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि सरकार उस मौलिक अधिकार को लागू करे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के साथ नहीं है। तो राज्य, जैसे कि मान के चलिए अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 भी एक डीपीएसपी है, राज्य की नीति का निर्देशक तत्व है। और अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अचीव यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान सिविल संहिता को प्राप्त करें, समान सिविल संहिता को देश में लागू करें। अब सवाल, समान सिविल संहिता क्या होती है, इसको हम इस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए कि अनुच्छेद 44 कहता है कि समान सिविल संहिता को लागू करें। अब मान के चलिए कि यदि देश की सरकार समान सिविल संहिता को लागू नहीं कर रही है और इवन देश की सरकार समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए कोई कदम भी नहीं उठा रही है, तो भी आप सरकार के खिलाफ न्यायालय में केस दर्ज नहीं करा सकते हैं। तो भी आप न्यायालय में जाकर सरकार को समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि यदि सरकार किसी भी
डीपीएसपी का किसी भी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को लागू नहीं कर पाती है, तो उस अवस्था में भी आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि सरकार उसको लागू करवाए। ओके, यानी कि सरकार पूर्णतः मुक्त है, सरकार चाहे तो उनको लागू करवाएगी और चाहे तो लागू नहीं करवाएगी। यानी कि वो सरकार पर सकारात्मक दायित्व हैं, वो सरकार पर नकारात्मक दायित्व नहीं हैं। नकारात्मक दायित्व मतलब कि एक तरह से बोझ हों कि सरकार को वो करना ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सरकार के ऊपर कोई भी बोझ नहीं है, सरकार चाहेगी तो करेगी, और यदि सरकार को लगता है कि अभी इसको करने का सही वक्त नहीं है, हमारे पास उचित संसाधन नहीं है, तो सरकार नहीं भी करेगी। यानी कि ये सरकार के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं, कोई भी नेगेटिव ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी बोझ नहीं है, ये सकारात्मक दायित्व है, यानी कि ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। सो अब आता है आर्टिकल 38 या अनुच्छेद 38। सो अनुच्छेद 38 में सबसे पहला राज्य की नीति का निर्देशक तत्व दिया हुआ है। सो आइए पढ़ते हैं इसे। सो आर्टिकल 38 कहता है, स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर इन विच सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस शैल प्रिवेल इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लाइफ, especially through reducing the inequality in income and eliminating inequality in status, facilities and opportunities। यानी कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में प्रबल हो। राज्य आय में असमानता को कम करके और प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो क्या मतलब है इस बात का? तो आइए एक एक करके इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में प्रबल हो। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार लोगों का कल्याण करे। सरकार एक ऐसे राज्य की स्थापना करे जो लोक कल्याणकारी राज्य हो। ओके, सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि सरकार लोगों के कल्याण को बढ़ावा दे, सरकार लोगों के कल्याण को बढ़ावा दे, पीपल के वेलफेयर को प्रमोट करे। सरकार एक ऐसा राज्य बनाए जो कि लोक कल्याणकारी राज्य हो, जो कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट हो। अब एक लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट क्या होता है ये मैं आपको अभी समझा चुका हूं। अब फ्रेंड्स आगे ये बताता है कि सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाएगी। अनुच्छेद 38 कहता है कि सरकार एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए, यानी कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाए जिसमें कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय राष्ट्र की हर संस्था में प्रबल हो, राष्ट्र की हर संस्था में मौजूद हो। तो क्या मतलब है इस बात का? सबसे पहले समझते हैं कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय होता क्या है। पॉलिटिकल जस्टिस या राजनीतिक न्याय का मतलब होता है व्हेन एवरीबडी कैन गिव वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि जब हर व्यक्ति वोट दे सके और चुनाव लड़ सके। उसके बाद सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस का मतलब होता है व्हेन एवरी कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी हैज़ इक्वल स्टेटस, यानी कि जब समाज में स्थित प्रत्येक समुदाय का जो प्रतिष्ठा है वो समान हो, उसकी परिस्थिति समान हो। तो समाज में स्थित प्रत्येक समुदाय में कोई भी समुदाय ऊंचा ना हो, कोई भी समुदाय नीचा ना हो, हर समुदाय समान हो, हर किसी की परिस्थिति, हर किसी की प्रतिष्ठा समान हो। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस कहता है कि एवरीबडी कैन अर्न मनी एंड डू हिज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक न्याय कहता है कि हर किसी को पैसे कमाने का अधिकार प्राप्त हो और वो अपना आर्थिक विकास कर सके। तो अब समझते हैं कि अनुच्छेद 38 क्या कहना चाहता है। तो अनुच्छेद 38 ये कहना चाहता है कि सरकार एक ऐसे समाज की स्थापना करे, एक ऐसे सोशल ऑर्डर को बनाए जिसमें कि हर संस्था में, जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक न्याय हो, यानी कि सोशल जस्टिस हो, आर्थिक न्याय हो यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस हो, और पॉलिटिकल न्याय हो यानी कि राजनीतिक जस्टिस हो। तो सरकार एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिस समाज की हर संस्था में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय हो, और ऐसे सामाजिक व्यवस्था को बनाकर सरकार लोगों के कल्याण को बढ़ावा दे। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स अनुच्छेद 38 आगे बताता है कि सरकार और कैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 38 कहता है कि स्पेशली थ्रू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटी इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि राज्य आय में असमानता को कम करने
और प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में समानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ सबसे पहली बात कही जा रही है कि जो सरकार है वो इनकम में, आय में असमानता को कम करे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, भारत में आय में कितनी अधिक असमानता है। चंद मुट्ठी भर लोग देश के सारे पैसे पर कब्जा किए हुए हैं। उनकी आमदनी, उनकी इनकम बहुत अधिक है, और बल्कि देश की जो अधिकतर जनसंख्या है वो गरीब है, उसके पास बहुत कम पैसे हैं। सो अनुच्छेद 38 सरकार को ये निर्देश देता है कि सरकार एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए। सरकार क्या करे? सरकार लोगों की आय में जो असमानता है, इनकम में जो इनइक्वालिटी है, उसको कम करे। अब सरकार आय में असमानता को कम कैसे करेगी? तो जैसे कि हम मान सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि प्रगतिशील कराधान। सो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो एक तरीका हो सकता है आय में असमानता को कम करने का। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या प्रगतिशील कराधान में क्या होता है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उस पर आयकर का दर भी बढ़ा दिया जाता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा होगी तो उसको अधिक आयकर देना होगा, और जिस व्यक्ति की आय कम होगी तो या तो उसको आयकर देना ही नहीं होगा, उसको इनकम टैक्स देना ही नहीं होगा, या उसको बहुत कम इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसको देश की सरकार को बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और फिर सरकार उस आयकर के पैसे का इस्तेमाल करके देश के गरीब लोगों का कल्याण करेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, अनुच्छेद 38 आगे कहता है कि सरकार देश के नागरिक, जो देश में लोग हैं, उनको जो प्रतिष्ठा और सुविधाएं, देश के लोग जो हैं उनको उनकी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को समाप्त कर दे। यानी कि देश में जितने भी लोग हैं उनको समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ऐसा नहीं हो कि किसी की प्रतिष्ठा अधिक है, किसी की प्रतिष्ठा कम है, किसी का स्टेटस हाई है, किसी का स्टेटस कम है। सभी लोगों को समान सुविधाएं प्रदान की जाएं, किसी भी व्यक्ति को अधिक या कम सुविधाएं प्रदान ना हो। उसी प्रकार सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाएं। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक अवसर मिले हों और किसी व्यक्ति को अवसर प्रदान ही ना किए गए हों। तो प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को पूर्णतः समाप्त करे। उसके बाद फ्रेंड्स फिर आता है आर्टिकल 39 या फिर अनुच्छेद 39। सो अनुच्छेद 39 क्या कहता है? स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग, यानी कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतः इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से। सो इस बात का क्या मतलब है? तो इस पहली लाइन का मतलब है कि सरकार अपनी नीति को किस प्रकार से बनाएगी। यानी कि सरकार जब भी अपनी नीति को बनाएगी, अपनी पॉलिसी को बनाएगी, तो सरकार को इन बातों को ध्यान में रखना है। तो कौन सी हैं वो बातें, आइए पढ़ते हैं। सो सबसे पहले आता है आर्टिकल 39 क्लॉज ए या फिर अनुच्छेद 39 खंड का। सो क्या कहता है अनुच्छेद 39 खंड का? दैट द सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। सो क्या मतलब है इस बात का? सो इस बात का ये मतलब है कि देश के जितने भी नागरिक हैं, भले ही वे स्त्री हों या पुरुष हों, देश के सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार से क्या मतलब है कि वे कम से कम इतना धन कमा सकें कि वे आसानी से, खुशहाली से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आता है आर्टिकल 39 क्लॉज बी, यानी कि आर्टिकल 39 खंड खा। सो आर्टिकल 39 खंड का कहता है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ कम्युनिटी शैल बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू सर्व द कॉमन गुड, यानी कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं हर देश में, और बिल्कुल हमारे देश में बहुत सारे भौतिक संसाधन हैं, यानी कि बहुत सारे मटेरियल रिसोर्सेस हैं। अब रिसोर्स या संसाधन क्या होता है? तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका हमारे लिए कोई यूज़ हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका हमारे लिए कुछ उपयोग हो, वो चीज़ हमारे लिए रिसोर्स होती है, संसाधन होती है। जैसे कि पानी हमारे लिए एक संसाधन है, कोयला हमारे लिए संसाधन है, पेट्रोल हमारे लिए संसाधन है, उसके अलावा सोना, चांदी, पैसा, हर चीज़ हमारे लिए संसाधन है। ओके, सो आर्टिकल 39 क्लॉज भी क्या कहता है, इस बात को मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सो मान के चलिए फ्रेंड्स कि ये कोयले की खदान है। अब आर्टिकल 39 क्लॉज भी कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह
उस कोयले की खदान पर अपना अधिकार कर ले, यानी कि उस कोयले की खदान का स्वामित्व और नियंत्रण उस एक व्यक्ति के हाथ में चला जाए। उसके बाद वो व्यक्ति क्या करे कि इस कोयले को बेचे और इस कोयले को बेच के खुद धनी बन जाए और दूसरे लोग जो हैं वो निर्धन बन जाएं। तो आर्टिकल 39 क्लॉज भी इस बात को मना करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो देश के संसाधन हैं उन पर किसी एक व्यक्ति का या व्यक्तियों के एक समूह का स्वामित्व और नियंत्रण हो जाए। सो आर्टिकल 39 क्लॉज भी क्या कहता है, तो इस कोयले की खदान से हम समझते हैं, तो जैसे कि यदि ये कोयले की खदान है तो इसमें से कोयला निकलेगा, तो इस कोयले की खदान से जो कोयला निकलेगा यदि इससे बिजली का उत्पादन होता है तो इस बिजली को देश के हर घर तक पहुंचना चाहिए। यदि इस कोयले की खदान के कोयले को बेचकर कुछ पैसा कमाया जाता है तो उस पैसे से देश के हर व्यक्ति का भला होना चाहिए। तो अनुच्छेद 39 क्लॉज बी कहना चाहता है कि देश के जो संसाधन हैं उनका स्वामित्व और नियंत्रण, यानी कि उनकी जो ओनरशिप है और उनका जो कंट्रोल है वो इस तरह से हो, यानी कि देश के संसाधनों का बंटवारा इस तरह से किया जाए जिससे देश के हर व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सके। ओके, तो देश में जितने भी संसाधन हैं उनको इस प्रकार से बांटा जाए जिससे देश के हर व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सके। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आर्टिकल 39 क्लॉज सी, यानी कि अनुच्छेद 39 खंड गा। सो क्या कहता है अनुच्छेद 39 खंड गा? स्टेट शुड एंश्योर प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, यानी कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। सो क्या मतलब है इस बात का? सो इस बात का ये मतलब है कि आर्टिकल 39 क्लॉज सी कहना चाहता है कि देश की सरकार इस प्रकार से व्यवस्था करे, इस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था को बनाए कि ऐसा ना हो कि जो देश का धन है वो केवल कुछ लोगों की मुट्ठी में आ जाए। ऐसा ना हो कि देश का धन केवल कुछ लोगों की मुट्ठी में आ जाए और देश के बाकी के जो लोग हैं वो गरीब रह जाएं। यानी कि धन के संकेंद्रण को रोकना है, धन के केंद्रीकरण को रोकना है, कि ऐसा ना हो कि धन केवल कुछ लोगों के पास चला जाए और अन्य लोग निर्धन रह जाएं। तो आर्टिकल 39 क्लॉज से ये कहता है कि सरकार इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था बनाए कि धन का सही तरीके से बंटवारा किया जा सके। जो धन है और जो उत्पादन के साधन है उनका किसी एक व्यक्ति का उन पर कब्जा ना हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 39 क्लॉज डी, यानी कि अनुच्छेद 39 खंड खा, यानी कि आर्टिकल 39 क्लॉज डी कहता है स्टेट मस्ट एंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यानी कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। सो क्या मतलब है इस बात का? सो अगेन इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो जैसे मान के चलिए एक बिस्किट की फैक्ट्री है। सो इस बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री में एक पुरुष एक दिन में 500 बिस्किट बनाता है। बिल्कुल उसी प्रकार एक महिला भी यहाँ काम करती है, तो जो वह महिला है वो भी एक दिन में 500 बिस्किट बनाती है। लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक है उसका कहना है कि हम पुरुष को 300 रुपये तनख्वाह देंगे एक दिन की, लेकिन जो महिला है, जो स्त्री है, उसको हम एक दिन के केवल 200 रुपये तनख्वाह देंगे। सो आर्टिकल 39 क्लॉज डी कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। यदि वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन देना चाहिए। यदि एक दिन में दोनों 500 बिस्किट बना रहे हैं तो दोनों को 300 रुपये सैलरी दी जानी चाहिए। सैलरी कितनी भी हो, दोनों को समान सैलरी दी जानी चाहिए। अब सैलरी कितनी होगी इसके लिए हमारे देश में अलग से कानून है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 39 क्लॉज ई, यानी कि अनुच्छेद 39 खंड डा। सो क्या कहता है आर्टिकल 39 क्लॉज ई? पीपल शुड नॉट बी फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नीड्स टू टेक अ वोकेशन अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ, यानी कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। सो क्या मतलब है इस बात का? सो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए एक पप्पू नाम का व्यक्ति है जो कि काफ़ी वृद्ध हो चुका है। अब जो ये पप्पू नाम का व्यक्ति है इसको इसके दोनों लड़कों ने घर से निकाल दिया। अब चूंकि ये काफ़ी वृद्ध भी हो चुका है और इसके लड़कों ने इसको घर से निकाल दिया है, तो इसके पास, लेकिन तब भी हर इंसान को भूख लगती है, हर इंसान को कुछ ज़रूरतें होती है, हर इंसान को मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। तो हर मनुष्य को अपनी आजीविका तो कमानी पड़ती है। तो अभी जो वृद्ध व्यक्ति है ये रोजगार ढूंढ रहा है। अब चूंकि ये वृद्ध हो चुका है तो हर कोई जानता है कि वृद्ध व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। तो मान के चलिए कई जगह पर नौकरी की तलाश करने गया और हर जगह इसको नौकरी देने से मना कर दिया गया। फाइनली एक पत्थर तोड़ने वाली कंपनी ने, एक पत्थर तोड़ने वाली
फैक्ट्री ने, यानी कि एक स्टोन ब्रेकिंग वाली फैक्ट्री ने इसको नौकरी दे दी। अब आप सब लोग जानते हैं कि पत्थर तोड़ना कितना अधिक मुश्किल कार्य है। इवन नौजवानों के लिए भी पत्थर तोड़ना एक मुश्किल कार्य होता है जिसमें वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो एक वृद्ध व्यक्ति किस प्रकार से पत्थर तोड़ सकता है? तो अनुच्छेद 39 क्लॉज ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं से, यानी कि पैसे की आवश्यकताओं से विवश होकर कोई भी ऐसा काम न करना पड़ जाए जो उसकी शक्ति से परे हो, जो उसकी आयु के अनुकूल ना हो। उसके बाद आता है आर्टिकल 39 कैपिटल ए, यानी कि अनुच्छेद 39 का। क्या कहता है अनुच्छेद 39 का? स्टेट मस्ट एंश्योर जस्टिस टू ऑल एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, यानी कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी को न्याय प्राप्त हो सके एवं निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, देश में हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। उसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर केस करता है, या मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसने किसी दूसरे पर केस किया या उस व्यक्ति पर किसी और ने केस किया, तो ऐसी दोनों ही अवस्थाओं में वो जो व्यक्ति है उसको एक वकील से सलाह लेनी होगी। अब हम सभी जानते हैं कि वकील जो है उनकी फ़ीस देनी पड़ती है, और कई बार जो वकीलों की फ़ीस होती है, एडवोकेट की जो फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास इतना अधिक धन नहीं है वो एडवोकेट की फ़ीस नहीं दे सकते। तो ऐसी अवस्था में कहीं ऐसा ना हो कि उनको न्याय मिलने से वो वंचित हो जाएं। तो आर्टिकल 39 कैपिटल ए कहता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसे व्यक्तियों को जो निर्धन हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करवाए, यानी कि उनको फ्री में लीगल एड मिले, उनको फ्री में विधिक सहायता मिले। यदि कोई व्यक्ति वकील की फीस नहीं दे सकता है तो उसको फ्री में वकील उपलब्ध करवाया जाए। तो इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि लोक अदालत है और मुफ्त में वकील, यानी कि फ्री में लॉयर। तो जो व्यक्ति वकील की फीस नहीं दे सकते हैं उनको फ्री में वकील उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है स्टेट मस्ट ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। अब ग्राम पंचायत क्या होती हैं, विलेज पंचायत क्या होती हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसमें कोई विशेष समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसमें बस इतना समझना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार हर राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन करे। उसके बाद आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है? स्टेट मस्ट एंश्योर राइट टू वर्क एजुकेशन एंड असिस्टेंट टू ओल्ड सिक एंड अनएम्प्लॉयड एंड डिसेबल्ड, यानी कि राज्य बूढ़े, बीमार, बेकार, निशक्त लोगों को काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करेगा। क्या मतलब है इस बात का? मैं आपको एक उदाहरण के जरिए इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो या वो बीमार हो या फिर वो निशक्त हो, निशक्त यानी कि डिसेबल्ड, यानी कि वो दिव्यांग हो। यदि कोई भी व्यक्ति बूढ़ा है या वो बीमार है या वो निशक्त है, इन तीनों ही अवस्थाओं में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन क्या है कि यदि यह व्यक्ति कहीं भी काम करने जाता है, काम की तलाश में जाता है, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, तो लोग उन्हें एक नज़रिए से देखते हैं। वो नज़रिया क्या है कि चूंकि ये बूढ़ा है या फिर ये बीमार है या फिर ये निशक्त है, इसलिए ये काम को उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर सकता है, मतलब ये काम को उतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकता है। और लोग ऐसे लोगों को नौकरी देने से हिचकिचाते हैं, ऐसे लोगों को नौकरी देने से परहेज करते हैं। अब चूंकि इन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो इन लोगों की आजीविका कैसे चलेगी, इन लोगों का लाइवलीहुड कैसे चलेगा? तो आर्टिकल 41 कहता है कि ऐसे सभी लोग जो बूढ़े हैं, बीमार हैं या निशक्त हैं या फिर बेकार हैं, बेकार यानी कि अनएम्प्लॉयड, जिनके पास कोई काम नहीं है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उनको काम दिलवाए, सरकार उनको शिक्षा प्रदान करे और सरकार उनको सहायता प्रदान करे। उसके बाद आता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 या अनुच्छेद 42 कहता है कि स्टेट मस्ट एंश्योर ह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि राज्य काम के लिए न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए प्रबंध करेगा। फ्रेंड्स, काम की मानवोचित दशाओं से क्या मतलब है, यानी कि ह्यूमन वर्क कंडीशन से क्या मतलब है, यानी कि काम करने की ऐसी दशाएं, ऐसा एनवायरनमेंट जो मानवों के काम करने के लायक हो, जो अमानवीय ना हो। तो अमानवीय काम करने की दशाएं कैसे हो सकती हैं?
जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी कि मैला ढोना एक ऐसा काम है जो मानव योग काम नहीं है। तो अनुच्छेद 42 कहता है, आर्टिकल 42 कहता है कि जो राज्य है वो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करे, यानी कि ऐसी काम करने की ऐसी दशाओं को सुनिश्चित करे जो मानव के काम करने योग्य हों, जो अमानवीय ना हो, जो इनह्यूमेन ना हो, जो ह्यूमेन वर्क कंडीशंस हों। उसके अलावा प्रसूति सहायता या मैटरनिटी रिलीफ क्या होता है? मैटरनिटी रिलीफ या प्रसूति सहायता का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए यदि कोई स्त्री गर्भवती है और यदि उसे अपने शिशु को जन्म देना है, तो ऐसी अवस्था में उसे बहुत प्रकार से सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो स्त्रियां काम कर रही हैं उनको अवकाश की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों को कहते हैं मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि प्रसूति सहायता। ओके, आर्टिकल 42 क्या कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, जैसे कि बैन ओवर मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी कि मैला ढोने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब मैला ढोना क्या होता है ये आप सब जानते हैं, जैसे कि नालियों को, सीवेज को, मानव मल को हाथों से साफ करना। ओके, ये जो चीज़ें हैं वो अमानवीय हैं, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके अलावा मैटरनिटी लीव वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 12 to 26 वीक्स, यानी कि मातृत्व अवकाश को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक कर दिया गया है। यानी कि पहले जो मातृत्व अवकाश है वो केवल 12 हफ्ते का मिलता था, अब मातृत्व अवकाश 26 हफ्तों का मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आर्टिकल 43 या अनुच्छेद 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है? State should secure living wages and social cultural opportunities for all the workers and promote cottage industry, यानी कि राज्य सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों को प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल उठता है कि निर्वाह मजदूरी यानी कि लिविंग वेजेस का क्या मतलब है। लिविंग वेजेस और निर्वाह मजदूरी का ये मतलब है कि जो कर्मकार हैं, जो मजदूर हैं, उनको कम से कम इतना वेतन भत्ते दिए जाएं कि वो अपने जीवन को आसानी से व्यतीत कर सकें, वो अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सकें, वो खुशहाली से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। निर्वाह मजदूरी या लिविंग वेजेस का मतलब है कि मजदूरों को या कर्मकारों को कम से कम इतनी मजदूरी दी जाए, उनको इतनी वेतन भत्ते दिए जाएं जिससे वो खुशहाली से आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी चीज़ तो सबसे पहले आर्टिकल 43 क्या कहता है कि राज्य सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, यानी कि कम से कम उनको इतनी मजदूरी मिले जिससे कि वो आसानी से अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। उसके बाद आर्टिकल 43 कहता है कि राज्य सभी कर्मकारों के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों को प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, हम जानते हैं मजदूर भी हमारे भाई बंधु हैं, वो भी मनुष्य हैं, उन्हें भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों का लाभ प्राप्त होना चाहिए। उनकी भी अपनी सामाजिक जिंदगी और सांस्कृतिक जिंदगी होती है। अनुच्छेद 43 सरकार को निर्देश देता है कि सरकार ऐसा उपबंध करे कि सभी कर्मकारों को, सभी मजदूरों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त हो सकें। उसके बाद आर्टिकल 43 कहता है कि सरकार कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करे, यानी कि कुटीर उद्योगों को प्रमोट करे। अब कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए फ्रेंड्स कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता है और वो 8 लोगों के परिवार का मुखिया है, यानी कि उस व्यक्ति को मिला के परिवार में कुल 8 लोग हैं। वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पत्नी है और उनके 3 लड़के हैं और 3 लड़कों की 3 बहुएं हैं, यानी कि टोटल 8 लोग परिवार में निवास करते हैं। अब फ्रेंड्स, इन लोगों के पास बहुत कम धनराशि है, लेकिन इन लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। तो इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, इन लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम लोग मिलकर एक उद्योग शुरू करते हैं, एक इंडस्ट्री शुरू करते हैं। चूंकि इन लोगों के पास बहुत कम पैसा है, तो ये जो उद्योग में जो पैसा निवेश करेंगे, यानी कि पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, वो बहुत कम पैसा ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि उनके पास पैसा कम है। ओके, फ्रेंड्स, कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री का सबसे पहला फीचर होता है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि इसमें जो निवेश है वो बहुत अधिक कम होता है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी चीज़ ये है कि अब चूंकि इन लोगों के पास कोई और स्थान तो है नहीं वस्तुओं को प्रोडक्शन के लिए,
यानी कि वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए इनके पास कोई और जगह तो है नहीं, तो ये अपने घर पर ही इस उद्योग को लगाएंगे, यानी कि इस इंडस्ट्री को अपने घर पर ही एस्टेब्लिश करेंगे। तो किसी भी कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग का दूसरा फीचर ये होता है कि वो काम करने वाले लोगों के घर पर ही लगाया जाता है। कुटीर उद्योग को काम करने वालों के घर पर ही लगाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, चूंकि हम जानते हैं इन लोगों के पास बहुत कम पैसा है, तो ये मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकते, यानी कि ये लोग आधुनिक उपकरणों को नहीं खरीद सकते। सो डेफिनेटली अब ये लोग किन उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे? सो ये लोग कन्वेंशनल टूल्स, ट्रेडिशनल टूल्स, यानी कि परंपरागत या प्राचीन उपकरणों का इस्तेमाल करके ही अपने उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। सो किसी भी कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री का तीसरा फीचर ये होता है कि उसमें मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि उसमें आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसमें परंपरागत उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। सो इस प्रकार के उद्योगों को कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग कहते हैं। ओके, सो देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज को, यानी कि कुटीर उद्योगों को प्रमोट करे, उनको बढ़ावा दे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 43 कैपिटल ए, यानी कि अनुच्छेद 43 का। ओके, सो उसके बाद आता है अनुच्छेद 43 का। सो क्या कहता है अनुच्छेद 43 का? सो एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, मैं इस बात को अगेन आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसे मान के चलिए एक फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री किस चीज़ को बनाने की है? सो इस बात मान के चलिए कि ये फैक्ट्री ईंट बनाने की फैक्ट्री है। अब चूंकि बिना मजदूरों के ईंट का बनाना संभव है नहीं, मजदूर की आवश्यकता है ही। ओके, और बिना मजदूरों के वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है, यानी कि वस्तुओं का जो निर्माण है, वो संभव नहीं है। ओके, सो आर्टिकल 43 कैपिटल ए कहता है कि सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे कि जो मजदूर हैं, जो कर्मकार हैं, उनको फैक्ट्रियों के, कंपनियों के प्रबंधन में भी हिस्सेदारी मिल सके। यानी कि मजदूर सिर्फ और सिर्फ ईंट बनाने का काम ना करें, बल्कि यदि फैक्ट्री या कंपनी से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लिया जाना है, या फिर कोई रोज़मर्रा का डिसीजन लिया जाना है, प्रबंध से संबंधित कोई निर्णय लिया जाना है, तो उसमें भी मजदूरों को भागीदारी दी जाए। ओके, सो जो फैक्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, उनका जो प्रबंधन है, उनका जो मैनेजमेंट है, उनमें भी मजदूरों को भागीदारी दी जाए, उनको भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाया जाए। सो ये कहता है आर्टिकल 43 कैपिटल ए। उसके बाद आता है आर्टिकल 43 कैपिटल बी, यानी कि अनुच्छेद 43 खा। सो क्या कहता है अनुच्छेद 43 खा? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि सहकारी सोसाइटियों या सहकारी संस्थाओं का संवर्धन। सो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी संस्था क्या होती है। सो आइए सबसे पहले हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, दैट इज वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी कि सहकारी संस्था एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है जहां लोग एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है सहकारी संस्था, तो डेफिनेटली ये जो संस्था है, ये जो सोसाइटी है, वो सहकारिता पे काम करती है। सहकारिता यानी कि लोगों की मदद से। ओके, सो सहकारी संस्था या सहकारी सोसाइटी का क्या मतलब होता है कि सहकारी सोसाइटी एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है, यानी कि एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लोग एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं। और ज़्यादातर ये कॉमन गोल क्या होता है, ये सामान्य लक्ष्य क्या होता है? ये सामान्य लक्ष्य होता है कि उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो सदस्य हैं, उनका वेलफेयर, यानी कि उनका कल्याण। ओके, सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 43 कैपिटल बी, यानी कि अनुच्छेद 43 खा कहता है कि सरकार जो है वो सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन करे, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करे। उसके बाद आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अचीव यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब क्या मतलब है इस बात का? सो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो दांडिक कानून हैं यानी कि क्रिमिनल लॉज हैं वो पहले से यूनिफॉर्म है यानी कि समान है। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि कोड का क्या मतलब होता है या संहिता का क्या मतलब होता है। सो यहाँ पर कोड या संहिता का मतलब होता है एक प्रकार का कानून, एक प्रकार की लॉ। अब यूनिफॉर्म कोड का क्या मतलब है यानी कि समान संहिता का क्या मतलब है। तो यूनिफॉर्म कोड या समान संहिता का मतलब है कि जब ये कानून देश के सभी लोगों पर, सभी संप्रदायों पर, सभी वर्गों पर समान रूप से लागू किया जाए। जैसे कि फ्रेंड्स, देश के जो दांडिक कानून हैं यानी कि क्रिमिनल लॉज हैं वो पहले से यूनिफॉर्म हैं यानी कि वो पहले से समान हैं। जैसे कि मान के चलिए दो व्यक्ति हैं, संता और बंता। अब जो संता है वो किसी दूसरे धर्म का है और बंता किसी दूसरे धर्म का है यानी कि दोनों अलग अलग धर्म के हैं। लेकिन यदि संता ने किसी का मर्डर किया है, कत्ल किया है, तो संता को भी मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाएगा। और यदि बंता ने किसी का मर्डर किया है तो बंता को भी बिल्कुल यही सजा दी जाएगी यानी कि उसको भी या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास दिया जाएगा। यानी कि जब किसी व्यक्ति को सजा दी जा रही है उसके किसी दांडिक कार्य के लिए, उसके किसी क्रिमिनल कार्य के लिए, तो ये नहीं देखा जा रहा है कि वो किस धर्म का है या किस धर्म का नहीं है, वो किस जाति का है, किस वर्ग का है। ओके, सो यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉज पहले से देश में हैं। तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉज यानी कि समान दांडिक संहिता का क्या मतलब है कि जो क्रिमिनल लॉज हैं वो देश के हर व्यक्ति पर, जो दांडिक विधि है वो देश के प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक वर्ग पर समान रूप से लागू होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो पर्सनल सिविल लॉज हैं, पर्सनल सिविल लॉज यानी कि ऐसे कानून, यानी कि ऐसे सिविल कानून जो कि निजी या व्यक्तिगत प्रकृति के हैं, निजी प्रकृति के हैं यानी कि जैसे मान के चलिए विवाह, मैरिज, उसके अलावा डाइवोर्स, तलाक, उसके अलावा इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकार। तो ये जो पर्सनल सिविल लॉज हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है यानी कि ये समान नहीं है। तो क्या मतलब है इस बात का, तो समझिए, जैसे कि जो हिंदुओं में विवाह होता है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत करवाया जाता है। यानी कि जो हिंदूज में मैरिज होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत करवाई जाती है। लेकिन मुसलमानों में जो विवाह होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं होता है। मुसलमानों में विवाह के लिए अलग कानून है। तो जो मुसलमानों का विवाह होता है वो उनकी शरीयत के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि जो पर्सनल सिविल लॉज हैं यानी कि ऐसे सिविल कानून जो प्रकृति में जो निजी प्रकृति के हैं, तो जो ये पर्सनल सिविल लॉज हैं वो यूनिफॉर्म नहीं हैं, वो समान नहीं हैं, वो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग हैं। यानी कि जैसे हिंदू धर्म के लिए जो विवाह के, तलाक के, इनहेरिटेंस के यानी कि उत्तराधिकार के कानून हैं वो मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इन धर्मों के विवाह, तलाक और उत्तराधिकार संबंधी कानूनों से अलग हैं। ओके, सो अनुच्छेद 44 देश की सरकार को यह निर्देश देता है कि देश की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान सिविल संहिता को प्राप्त करने का प्रयास करे। यानी कि ऐसे यूनिफॉर्म सिविल लॉज, ऐसे सिविल लॉज बनाए, ऐसे सिविल कानून बनाए जो देश के प्रत्येक नागरिक पर, प्रत्येक संप्रदाय पर समान रूप से लागू किए जा सकें। सो इसे कहते हैं अचीव यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद आता है आर्टिकल 45 यानी कि अनुच्छेद 45। सो क्या कहता है अनुच्छेद 45? स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर्स। यानी कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अब फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 45 है पहले उसमें था कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको राज्य फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा यानी कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। लेकिन चूंकि बाद में अमेंडमेंट के द्वारा मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21 कैपिटल ए यानी कि अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 21 का में ये कहा गया कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, जितने भी 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं उनको सरकार मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। तो यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वो अब एक मौलिक अधिकार बन गया। यानी कि इस प्रिंसिपल को, इस डीपीएसपी को, इस राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया, यानी कि हमने इसको प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि अब चूंकि वो एक मौलिक अधिकार बन चुका है तो यदि सरकार उसको लागू नहीं करती है तो हम सरकार को न्यायालय में सरकार के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं और सरकार को बाध्य कर सकते हैं उसे लागू करने के लिए। सो बाद में अमेंडमेंट करके, संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 45 में ये डाला गया कि जितने भी बालक और बालिकाएं जिनकी आयु 6 वर्ष से कम की है, सो देश में जितने भी बालक बालिकाएं हैं जिनकी आयु 6 वर्ष से कम की है, उन सभी को शिक्षा देना
और उन सभी की देखभाल करने के लिए जो सरकार है वो उपबंध करेगी। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जितने भी 6 वर्ष की आयु से कम के बालक और बालिकाएं हैं उनको वो शिक्षा प्रदान करे और उनकी देखरेख करे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 46। सो आर्टिकल 46 यानी कि अनुच्छेद 46 कहता है प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड STs एंड अदर वीकर सेक्शंस एंड प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षण करेगा। सो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, हमारे देश में जितने भी दुर्बल वर्ग हैं, जैसे कि जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं। सो हम जानते हैं जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, यानी कि SCs हैं, STs हैं या फिर अदर वीकर सेक्शंस हैं, इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि इनकी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है, और जो इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, यानी कि इनकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, ये कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही है। ना ही तो इनके पास बहुत अच्छी शिक्षा रही है और ना ही इनके पास बहुत अधिक धन रहा है। सो अनुच्छेद 46 सरकार को ये निर्देश देता है कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करे। यानी कि उनके जो एजुकेशन और इकोनॉमी से रिलेटेड इंटरेस्ट हैं उनको क्या करे, उनको प्रमोट करे। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं ये जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, भले ही वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या कोई भी कमज़ोर वर्ग हो, उन पर हमेशा से समाज में अत्याचार होता आया है। सो आर्टिकल 46 आगे सरकार को निर्देश देता है कि सरकार क्या करे कि सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से इन लोगों का संरक्षण करे। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, जैसे कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट और रिजर्वेशन पॉलिसी। तो रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है? डेफिनेटली वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शंस जो हैं, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित हैं उनमें अभिवृद्धि करने के लिए ही बनाया गया है। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो आरक्षण नीति है, वो डेफिनेटली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करती है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम है, वो इस बात के लिए उपबंध करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार करता है तो सरकार उसको सजा देगी। ओके, यानी कि सरकार ने कानून बनाकर इन पर अत्याचार करने को क्रिमिनल एक्ट यानी कि एक अपराध घोषित कर दिया। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 47। सो आर्टिकल 47 क्या कहता है? प्रमोट पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। यानी कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देगा और मादक पेय और औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि वो देश के लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सके। उसके अलावा सरकार लोगों को एक ऐसा भोजन प्रदान कर सके जिसमें न्यूट्रिएंट्स हों, विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, यानी कि एक पोषण युक्त आहार लोगों को प्रदान कर सके। उसके अलावा सरकार मादक पेय एवं औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। यानी तो इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का ये मतलब है जैसे कि अल्कोहल है, शराब है, उसके अलावा ड्रग्स हैं जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हैं। सो ऐसी अल्कोहल, शराब, ड्रग्स, इन सभी चीज़ों पर सरकार प्रतिबंध लगाए, इनके यूज़ पर सरकार इनके यूज़ को प्रोहिबिट कर दे, इनके यूज़ पर प्रतिबंध लगा दे कि इनका यूज़ गैर कानूनी है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि मिड डे मील और फोर्टिफाइड राशन। सो मिड डे मील और फोर्टिफाइड राशन जो है वो क्या है? ये मिड डे मील और फोर्टिफाइड राशन जो है वो लोगों को एक पोषण युक्त आहार और उनको एक अच्छा स्वास्थ्य देने की ओर एक बहुत अच्छा कदम है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आर्टिकल 48। सो क्या कहता है अनुच्छेद 48? टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स एंड प्रिवेंट द स्लॉटर ऑफ काउस, काप्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट एनिमल्स। यानी कि राज्य कृषि, पशुपालन
कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। अब फ्रेंड्स, क्या मतलब है इस बात का? तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का क्या मतलब होता है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक बहुत बड़े स्तर पर, एक बहुत लार्ज स्केल पर पशुओं को, मवेशियों को यानी कि एनिमल्स को और कैटल्स को पालता है, उनको रियर करता है, तो उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। सो आर्टिकल 48 कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है या पशुपालन कर रहा है तो उस वक्त वो आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करे, आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करे। यानी कि कृषि में और पशुपालन में आधुनिक पद्धतियों का, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाए, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाए, यानी कि मॉडर्न और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाए, मॉडर्न और साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज को यूज़ किया जाए। सो इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। उसके अलावा HYV सीड्स, HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी कि उच्च उपज किस्म के बीज। यानी कि ऐसे बीज होते हैं कि यदि जिनको बोया जाए तो जो स्टैंडर्ड सीड्स हैं यानी कि जो नॉर्मल सीड्स हैं, ये उनसे कई गुना ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो जो HYV सीड्स हैं और ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन में, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के प्रयोग का एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। यानी कि मॉडर्न और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और मेथोडोलॉजीज को यूज़ करने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आर्टिकल 48 कहता है कि स्टेट शुड प्रिवेंट द स्लॉटर ऑफ काउस, काप्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट एनिमल्स। यानी कि जो सरकार है वो दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों का संरक्षण करे और उनके वध पर रोक लगाए। सो दुधारू जानवर कौन होते हैं? जो दूध देते हैं, जैसे कि गाय, भैंस। ओके, सो आर्टिकल 48 कहता है कि सरकार जो दुधारू जानवर हैं, जैसे कि गाय हैं, उनके बछड़े हैं, भैंस हैं, इनके वध पर प्रतिषेध लगाए, इनका संरक्षण करे। उसके अलावा वाहक पशु कौन से होते हैं, ड्रॉट एनिमल्स कौन से होते हैं? वो जानवर जो माल वाहक का काम करते हैं, यानी कि जो बोझ ढोते हैं, जैसे कि घोड़ा, गधा यानी कि हॉर्स, डंकी, कैमल, ऊंट। तो ये जो जानवर हैं, इनके वध पर भी प्रतिषेध लगाया जाए, इनका भी संरक्षण किया जाए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 48 कैपिटल ए यानी कि अनुच्छेद 48 का। सो क्या कहता है आर्टिकल 48 कैपिटल ए? प्रमोट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। सो इसमें कोई विशेष समझाने वाली बात नहीं है। सो इसका सीधा सीधा मतलब है कि देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करे और उसके बाद उसका संवर्धन करे। उसके अलावा वन का और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 49। सो क्या कहता है आर्टिकल 49? प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यानी कि राष्ट्रीय महत्व वाले, कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। सो अब इस चीज़ को समझाने के लिए, इस अनुच्छेद को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण का सहारा लेता हूँ और एक उदाहरण को देते हुए मैं आपको इस अनुच्छेद को समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ताजमहल क्या है। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, यानी कि ताजमहल एक संस्मारक है। अब जो संस्मारक क्या होता है? संस्मारक यानी कि कोई भी इमारत, कोई भी स्तंभ जो किसी व्यक्ति की याद में बनाया गया हो। सो डेफिनेटली जो ताजमहल है वो मुमताज महल की याद में बनाया गया था, इसलिए ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है। सो फ्रेंड्स, जो ताजमहल है वो कला का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। उसके अलावा ताजमहल ऐतिहासिक अभिरुचि की इमारत है। उसके अलावा वो हमारे राष्ट्रीय महत्व की भी इमारत है। सो अब जो ताजमहल है उसका संरक्षण करना देश की सरकार की जिम्मेदारी है। सो आर्टिकल 49 कहता है कि ऐसे सभी संस्मारक या ऐसे सभी स्थान या वस्तु, यानी कि मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट
जो कि राष्ट्रीय महत्व के हों और वो कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि के हों, यानी कि आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के हों। ऐसे सभी संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद आता है आर्टिकल 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विसेज, यानी कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका से को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि न्यायपालिका के जितने भी सदस्य हों वो कार्यपालिका के हिस्सा ना हो, और कार्यपालिका के जितने भी सदस्य हों वो न्यायपालिका का हिस्सा ना हो। जैसे कि फ्रेंड्स 1973 तक क्या होता था कि जो आईएएस ऑफिसर्स थे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी में आते थे, यानी कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास थे। डेफिनेटली उनके पास जुडिशियल पावर्स, यानी कि उनके पास न्यायिक शक्तियाँ भी थीं। लेकिन फ्रेंड्स 1973 में आईएएस ऑफिसर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास की पोस्ट छीन ली गई, और उसके बाद से आईएएस ऑफिसर के पास जुडिशियल पावर्स खत्म कर दी गई, यानी कि आईएएस के पास जितनी भी न्यायिक शक्तियां हुआ करती थी उनको खत्म कर दिया गया। ओके, ये मतलब होता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसका क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि भारत की ये जिम्मेदारी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे, उसका अभिवृद्धि करे, यानी कि ना तो खुद जबरदस्ती युद्ध करे और दूसरों को भी इस बात से रोके कि वो जबरदस्ती का युद्ध ना करें। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि का सबसे बेस्ट उदाहरण हो सकता है नैम की पॉलिसी। नैम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैम को स्टार्ट किया था। नैम था नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नैम, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन के फाउंडिंग मेंबर्स में से, के संस्थापकों में से एक थे। ओके, और भारत जो था वो उसके विसल ब्लोअर कंट्रीज में से, यानी कि जो उसके अगुआ राष्ट्र थे उनमें से एक था। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स मेरे मुंह में काफ़ी छाले होने के कारण मुझे बोलते टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए ये वीडियो एक दिन लेट आ पाई है। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। फ्रेंड्स यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस चैनल के बारे में उन सभी लोगों को बताएं जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हों। उसके अलावा फ्रेंड्स नोट्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या फिर आप मेरे ब्लॉग से भी डायरेक्टली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।